अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक से जो टॉपिक को डिस्कस किए थे, जो सब टाइटल्स को डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। बताइए मुझे हम लोगों ने क्या देखा था? मेरे ख्याल से हमने देखे थे सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय डिजीज, डिजीज की डेफिनेशन देखी थी, फिर डिजीज का क्लासिफिकेशन देखा। डिजीज के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखे कि डिजीज को ऐसे इटियोलॉजी के बेसिस पे दो बड़े ब्रॉड इसमें कॉन्सेप्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है कंजेनाइटल डिजीजेस की, यानी ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ होती हैं। उसके बाद हमने देखा अक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीज एंड अक्वायर्ड डिजीज। फिर कंजेनाइटल डिजीज का मैंने आपको बताई थी कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसको आपकी मेहनत की जरूरत है, और मैंने आपको एक टास्क दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको करने की कोशिश की होंगे, और नहीं किए हैं तो आज से करिए, ठीक है, ताकि आपको खुद को एज ए स्टूडेंट ऐसा लगे कि हाँ सही में आप पढ़ रहे हैं। देखिए, सिर्फ बुक रेफर कर लेना, वीडियोस देख लेना, नोट्स कॉपी कर लेना स्टडी नहीं है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअल में एजुकेशन को जो है क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। तो मैंने आपको टास्क इसीलिए दी थी ताकि आप कुछ प्रैक्टिकल व्यूज ले सके, ठीक है। कंजेनाइटल डिजीज यानी ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ होती हैं, इनके बेसिक कॉज जो है जेनेटिक कॉज होता है, क्रोमोसोमल कॉज होता है। उसके अलावा मैंने बताई थी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा और बहुत सारे कॉज होते हैं जो आपको जो है इतना बताया नहीं गया। कंजेनाइटल डिजीज के बाद हमने अक्वायर्ड डिजीज देखा था, यानी ऐसी डिजीजेस जो पर्सन जो है बाय बर्थ तो नहीं, बर्थ के बाद उसकी लाइफ जैसे आगे बढ़ती है वो अक्वायर कर लेता है। अक्वायर्ड डिजीज अच्छे से पढ़ाई की जा सके या फिर उसके बारे में बहुत अच्छी डीप नॉलेज ली जा सके, इसलिए उसकी भी क्लासिफिकेशन की गई है। और वो क्लासिफिकेशन भी इटियोलॉजी के बेस पे है। इटियोलॉजी यानी कॉज की बेस पे है। व्हाट इज द रीजन? तो देयर आर टू मेजर रीजंस फॉर द डिजीजेस, वन इज इन्फेक्शियस एंड अदर इज नॉन इन्फेक्शियस। तो एक्वायर्ड डिजीजेस के जो दो क्लासिफिकेशन है वो यही है, कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसका दूसरा नाम है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। उसको हम लोगों ने डिटेल में थोड़ी सी पढ़ाई की कि ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। फिर उसके बाद हमने पैरासाइट के बारे में देखा, पैथोजेंस के बारे में देखा, और फिर सबसे पहला टॉपिक यानी इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज का पहला टॉपिक मलेरिया स्टार्ट किया था। तो हम लोग मलेरिया पे आते हैं। मलेरिया इज ए वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज, यानी ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट हो टू हेल्दी पर्सन। एक पर्सन बीमार है, उसको बीमारी है, मलेरिया की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, अगर जो वो ट्रांसमिट कर रहा है, फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है थ्रू वेरियस रीजन, कोई भी चेन से, किसी भी वजह से वो ट्रांसमिट करने के कैपेबल है, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज है। तो हमने देखा मलेरिया इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, मलेरिया इन्फेक्शियस डिजीज है। और कौन सी है? वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न यानी इसको ट्रांसमिट होने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर यानी मीडियम। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय वेक्टर। तो वेक्टर इज ए मीडियम और अ चेन और अ रूट जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट होती है। इसके टाइप्स होते हैं बायोटिक वेक्टर, जैसे कि मॉस्किटोज। बायोटिक यानी ऐसे वेक्टर्स जो जिंदा है, तो मॉस्किटोज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्वाइन होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा एबायोटिक वेक्टर्स होते हैं, जैसे हवा, वाटर बॉर्न, पानी, फोमाइट बॉर्न, गंदी चीजें, तो हैंड से फैलती है, गंदे हाथ से फैलने वाली बीमारी, तो वो फोमाइट में आती है। मलेरिया की अगर बात करते हैं तो इट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज है, ट्रांसमिट होती है, और ट्रांसमिट होती है एक वेक्टर के जरिए, और इसका वेक्टर है मॉस्किटो, और वो मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनाफिलिस। फिर हमने मलेरिया के बारे में देखा कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। जब भी आप डिजीज को पढ़ते हैं, खास तौर पे इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ते हैं, तो आपको देखना होगा कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। मतलब क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा पैथोजन है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। फैलना एक दूसरी चीज है, होना एक दूसरी चीज है।
किस वजह से बीमारी हो रही है, तो वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, हेलमिंथ हो सकता है, वॉर्म्स हो सकते हैं, रिकेट्सिया हो सकता है, प्लाज्मोडियम हो सकता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। प्लाज्मोडियम एक तरह का पैरासाइट है। पैरासाइट यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक होस्ट के ऊपर रहते हैं, मतलब एक दूसरी चीज का सहारा लेते हैं, होस्ट के ऊपर रहकर खाना पीना लेते हैं और अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। फिर हमने उसके टाइप्स देखे थे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये चारों में सबसे ज्यादा मोर्टाइल या डेंजरस जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फिर मैंने आपको बताया था कि सारे प्लाज्मोडियम के इंक्यूबेशन पीरियड्स अलग अलग हैं। फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे। व्हाट इज मीन बाय सिम्टम एंड व्हाट इज मीन बाय साइन। चलिए दिमाग में जोर देके मुझे बताइए कि सिम्टम यानी क्या और साइन यानी क्या। तो बच्चों, सिम्टम यानी वो चीज जो पेशेंट या पर्सन जो इन्फेक्टेड है, जो बीमार है, जो फील करता है, जो उसको कंप्लेन्स होती है। कंप्लेन्स गिवन बाय द पेशेंट इज कॉल्ड एज सिम्टम। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ऐसी कंप्लेन्स या ऐसी चीजें जो पेशेंट फील कर रहा है, जो उसको फील हो रही है, वो होती है सिम्टम्स। जैसे फीवर, मुझे फीवर लग रहा है, ये सिम्टम हुआ। फीवर के साथ कोई फाइंडिंग्स जो डॉक्टर ढूंढता है या क्लिनिशियंस ढूंढते हैं, वो होते हैं साइंस। ठीक है, तो मलेरिया के सिम्टम और साइन दोनों ही चीजों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। अब आप मुझे एक एक करके रिकॉल करके बताइए कि सिम्टम्स क्या है और साइन क्या है। मलेरिया के सिम्टम्स में, क्योंकि ये फेब्राइल इलनेस है, लास्ट टाइम भी ये टर्म मैंने यूज की थी। अगर से जो आपको ये टर्म क्लियर नहीं है तो आपने अभी तक क्या किया मुझे पता नहीं, एटलीस्ट आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। ठीक है, फेब्राइल इलनेस मतलब ऐसी इलनेस जिसमें फीवर कंपलसरी है। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर कंपलसरी है। तो ये फेब्राइल इलनेस है, इसलिए इसका पहला सिम्टम होगा फीवर। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम यानी कि लाजमी तौर पर ये होना ही चाहिए। जैसे जब भी किसी को बुखार आता है तो सर दर्द थोड़ा बहुत होता ही है, बदन दर्द थोड़ा बहुत होता ही है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है। तो मलेरिया में भी हेडेक, बॉडी एक होते हैं। एक टर्म मैंने आपको सिखाई थी मलेरिया से रिगार्डिंग, आर्थ्रालजिया। आर्थ मतलब जॉइंट, अल्जिया मतलब पेन। तो मलेरिया में जॉइंट पेन होता है जिसको आर्थ्रालजिया कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है मलेरिया में, वॉमिटिंग वगैरह होते हैं। हाँ, सेरिब्रल मलेरिया का अगर केस होगा तो कन्वर्जन्स भी मिलते हैं। कन्वर्जन यानी फीट आना, जॉकिंग मूवमेंट्स। फीट आती है बच्चों को बहुत सारी वजहों से आती है, आपने सुने भी होंगे, जिसको आम लैंग्वेज में संदेती भी कहते हैं। इट इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड विच इज यूज्ड, बट कन्वर्जन के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में यूज किया जाता है। खैर, ये तो हमारे हो गए सिम्टम्स। साइंस में डॉक्टर को मिलेगा हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली। ये दो बहुत बड़ी साइंस हैं, हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली। हालांकि आपके लिटरेचर में, आपकी बुक में इतना स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको अगर अपनी प्रैक्टिकल बात बताऊं तो हेपेटोमेगैली से ज्यादा स्प्लीनोमेगैली होती है, मैसिव स्प्लीन होता है। ऐसे पेशेंट्स जो मलेरिया के होते हैं, फेब्राइल इलनेस के, जब उनका एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन में एब्डोमेन के एग्जामिन किए जाते हैं। एब्डोमेन के एग्जामिन करने पर लिवर तो बड़ा होता है हेपेटोमेगैली, लेकिन मैसिव स्प्लीन, स्प्लीन जो है काफी बड़ी हुई मिलती है, ऐसे फील होती है, रिजिड सी स्प्लीन। हालांकि स्प्लीन जो है बियॉन्ड द एज ऑफ 2 साल से ऊपर के बच्चों में स्प्लीन पाल्पेबल नहीं होती है। पाल्पेबल होना यानी कि देखिए, पाल्पेट करना यानी छू के एग्जामिन करना। ठीक है, तो जब एब्डोमेन यानी पेट को ऐसे छू के देखा जाता है तो स्प्लीन, लिवर नॉर्मल इंसान में कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन ऐसा इंसान जिसको मलेरिया है उसका लिवर भी बड़ा हो जाता है, फील होने लगता है, ये एजेस में लिवर फील होता है, फिर स्प्लीन फील होती है। तो मलेरिया के पेशेंट्स में स्प्लीन बहुत मैसिव होती है और उसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल व्यू है। एज ए डॉक्टर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में खुद फील की हूँ। इनिशियली जब मैंने ज्वाइन की थी तब मुझे भी इतना क्लियर नहीं था, सिर्फ पढ़ा हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो क्लियर होने लगा तो अब मैं आपको इतना
चीज आपके जहन में होगी वो चीज आपकी आंखें ढूंढेंगी, समझ रहे हैं? तो टॉपिक्स को अपने जहन में फिक्स करके रखे रहिए। मलेरिया में स्प्लीनोमेगेली हेपेटोमेगेली होती है इसलिए क्योंकि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है या जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड और रीडिवाइड जो है लिवर में ही होता है और आरबीसीज में होता है। लिवर और आरबीसीज ये दो मेन साइट है, वो भी हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखेंगे इंशाल्लाह। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं या कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ट्रांसमिशन तो नेसेसरी है। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके लिए एक टॉपिक दिया गया है आपको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर चाहिए और वो वेक्टर है मॉस्किटो, और सारे ही मॉस्किटो नहीं, उनमें भी फीमेल एनोफिलस इज द मेन वेक्टर जो ट्रांसमिशन का काम करती है। इसका ट्रांसमिशन कुछ ऐसे करते हैं, जैसे एक पर्सन है, समझ लीजिए मुझे मलेरिया है, मेरे ब्लड में मेरी बॉडी में मलेरिया का प्लाज्मोडियम है। अगर से जो मुझे फीमेल एनोफिलस मच्छर आके काटता है तो क्या होता है? फीमेल एनोफिलस ने मुझे बाइट किया। मच्छर जब बाइट करता है तो वो क्या करता है, वो पहले तो अपने जो वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, स्टॉक कहेंगे या फिर जो निडल जैसे जो होता है जिससे वो बाइट करता है, वो यहाँ पर पहले तो एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से हम लोगों को इचिंग होती है और उसके बाद वो ब्लड सक करता है। तो फीमेल एनोफिलस ने जब ब्लड सक करी मेरी बॉडी से तो उसकी बॉडी में कौन सा ब्लड चले गया? ऐसा ब्लड चले गया जिसमें प्लाज्मोडियम था, मतलब मलेरिया वाला खून था। ठीक है, अब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस ने जो है ह्यूमन ब्लड को सक कर लिया। अब क्या होगा? स्पोरोजोइड से हमारी स्टोरी शुरू होती है। ये स्पोरोजोइड्स एक तरह से समझ लीजिए बीज, ठीक है, सीड्स हैं। ये स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस होंगे। कैसे? एसेक्सुअली। देखो रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एक होता है सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल। सेक्सुअल मेथड मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल मिलके नए बेबी को लाते हैं। एसेक्सुअल जिसमें कोई भी अकेले ही जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है। अब यहाँ पर एसेक्सुअली हो रहा है, एक फीमेल एनोफिलस है जो अकेले जो है आगे रिप्रोडक्शन करते चाहिए। तो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? मतलब फीजन करते हैं। फीजन का मतलब होता है दो हिस्से में डिवाइड होना। जैसे अगर ये स्पोरोजोइड है, इफ दिस इज ए स्पोरोजोइड और ये अब होगा रिप्रोड्यूस, तो एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस ऐसा होगा, बस फीजन हो गया, दो हिस्सों में बट गया। तो अभी एक और एक, ये जो बने हैं ये बनते हैं शीजोगेनी, जिसको शीजोगेनी कहते हैं। शीजोगेनी ये प्रोसेस होता है दो जगहों पर, एक जगह होती है लिवर और एक जगह होते हैं आरबीसी। अब देखो हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किए थे? एक पर्सन है जिसको मलेरिया हुआ है, उसको जो है मच्छर ने काट लिया। अब वो मच्छर जाके दूसरे पर्सन को काट रहा है। मुझे मलेरिया हुआ था, मेरे खून को मच्छर ने सक कर लिया, अब वो उड़ के गया, उड़ के जाके वो किसी को काटता है, बाइट करता है। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस जब ह्यूमन ब्लड सक करता है, ठीक है। तो अब ये सब चीज होने वाली है, क्या होगा? शीजोगेनी बनेगी, लिवर में बनेगी और आरबीसीज में बनेगी। लिवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स में शीजोगेनी होती है और आरबीसीज में होते हैं। फिर वो एक स्टेज पे आते हैं जिनको कहते हैं मीरोजोइड्स। ये मीरोजोइड्स जब आरबीसीज में चले जाते हैं, जब ट्रांसफर होते हैं तो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स जो है ये असल में आगे प्लाज्मोडियम को या ट्रांसमिशन को करने के लिए हेल्प करता है। गैमेटोसाइट्स बने। अब ये गैमेटोसाइट्स मच्छर के अंदर या फिर मॉस्किटो के अंदर उसके गट्स में अगर चले गए तो क्या करेंगे? वो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन करके वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट के बाद वो oocyte बनाएंगे। ये oocyte जो है, ये oocytes
ट्रांसमिशन का काम करती है। ठीक है, ये oocytes की बात करते हैं। हमारा प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था? एक मच्छर है जो इन्फेक्टेड ब्लड लिया है, जिसके बॉडी में इन्फेक्टेड मच्छर की बॉडी उसने एक हेल्दी इंसान को बाइट किया। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही उसने बाइट किया तो क्या हो गया? स्पोरोजोइड्स आ गए। ये स्पोरोजोइड जो है एसेक्सुअली ट्रांसमिट हुए, रिप्रोड्यूस होने के बाद जो है उन्होंने बनाए शिजोगेनी, जो लिवर में भी था, आरबीसीज में भी था, मीरोजोइड्स बने। फिर ये ट्रांसफर हुए आरबीसीज में, वहां ये गैमेट्स बने। जब गैमेट्स मच्छर की बॉडी में होते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है गट में, और फर्टिलाइजेशन होके डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये जाइगोट oocyte बनाता है। मेनली oocytes जो है वो दोबारा से साइकिल यही शुरू होती है। ये oocyte दोबारा से जो है फीमेल एनोफिलस के पास जाएंगे, फीमेल एनोफिलस फिर एक पर्सन को कट करेगा, बाइट करेगा, फिर वो ऐसे ऐसे जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपको जो है एक डायग्राम दिया गया है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वो लाइफ साइकिल कवर हो गया है, इसलिए मैंने वो डायग्राम बनाई नहीं है, आपको वो टेक्स्ट बुक से रेफर करना है। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको बहुत क्लियर करते हुए आगे जाना है। आपको इतना क्लियर रखना है कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। स्पोरोजोइड से शुरू करिए और दोबारा जो है स्पोरोजोइड तक का आइए, आपका ठीक हो जाएगा। अब रीजन ये कि हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली क्यों होता है? तो पहला रीजन ये क्योंकि शीजोगेनी या फिर जो फीजन होना या नंबर रिप्रोडक्शन होना वो लिवर सेल में होता है, इसलिए लिवर अपने आप बड़ा हो जाता है हेपेटोसाइट। और स्प्लीन क्यों बड़ी होती है? स्प्लीन इसलिए बड़ी होती है क्योंकि जैसे ही प्लाज्मोडियम का अटैक आरबीसीज पे होता है, आरबीसीज टूटने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो आरबीसीज डिस्ट्रॉय होके कहाँ जाएंगे बच्चों? याद रखिए, स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन आरबीसीज का कब्रिस्तान होती है। जब भी आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन तक का आरबीसीज रहते हैं। जैसे 120 दिन हो जाते हैं आरबीसीज मर जाते हैं, नए आरबीसीज आ जाते हैं। ऐसे भी कोई वजह से अगर आरबीसीज मरते हैं तो कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान ही जाएंगे। और कब्रिस्तान क्या है? स्प्लीन। तो जैसे ही प्लाज्मोडियम का अटैक आरबीसीज पे होता है, आरबीसीज मरने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और डिस्ट्रॉय होके जाके डिपॉजिट होते हैं स्प्लीन में। इसलिए एकदम मैसिव सा स्प्लीन, बड़ा सा स्प्लीन मिलता है पेशेंट का। ठीक है, क्या ये क्लियर है? आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप प्लीज जो है यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम जो है ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे के थ्रू इंसेक्ट वेक्टर मॉस्किटो, और वो कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलस। फीमेल एनोफिलस जो है, फीमेल एनोफिलस की बॉडी में कौन सा साइकिल होता है? तो ये। ठीक है, ह्यूमंस में कौन सा साइकिल होता है? तो ये। दिस इज द साइकिल। एक्चुअली जब आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और अपनी बुक से जो है कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा कि स्पोरोजोइड्स, शिजोगेनी यानी इंसान, ये हम लोग ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन में हो रहा है, इंसान में हो रहा है। अब इंसान में होने के बाद मुझ में हो रहा है ये सब। अब मच्छर आके जब मुझे काटेगा तो उसकी बॉडी में गैमेट्स जाएंगे। क्या जाएंगे? गैमेट। ये मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे। गैमेट्स मॉस्किटो के गट में जाकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, फिर oocyte बनेंगे। फिर ये oocyte सलाइवरी ग्लैंड, मच्छर का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफर हो जाता है oocyte, और फिर दोबारा जो है वो मच्छर जो है अगर किसी और को काटेगा तो फिर वो स्पिरोजोइड बनाएगा और ऐसे ऐसे क्लियर होगा। ठीक है, समझा आपको? इतना क्लियर है बच्चों? ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? ये आपका क्लियर हो जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अभी हमने देखना है कि इसका डायग्नोसिस कैसा होता है, फिर ट्रीटमेंट क्या है इसका, और फिर उसके बाद जो है प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन
इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। 2-4 बार रेफर करिए और कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपकी टेक्स्ट बुक में या टेक्सचुअली जो आपको जो है डायग्राम जो दिया गया है, अगर वो आप रेफर करते हैं तो इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी आपको क्वेश्चन रहता है तो प्लीज पूछिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो हो गया कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। अब एक पर्सन को मलेरिया हो गया तो डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, या जिसको हम लोग डायग्नोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इन आर फील्ड यानी हमारे मेडिकल फील्ड में हम लोग डायग्नोसिस को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे की जाती है मलेरिया की? बहुत इजी डायग्नोसिस जो बहुत पहले से चली आ रही है, मतलब विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप तब से जो डायग्नोसिस चली आ रही है वो है माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम। क्या किया जाता है? ब्लड स्मेयर। ब्लड स्मेयर, ब्लड स्मेयर का मतलब होता है इन्फेक्टेड पर्सन या पर्सन जिसका टेस्ट करना है उसके ब्लड से स्लाइड बनाई जाती है, उसका स्मेयर देखा जाता है और उसमें माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन करते हैं प्लाज्मोडियम का। इसका क्या कहते हैं, अगर आप जो है गूगल करते हैं, मैंने तो फील्ड में देखा है बहुत सारे, अभी भी लैब्स में अगर आपकी पहचान की कोई लैब है, आप लोग कोई पहचान का है जो लैब में काम करता है, टेक्नीशियन है, तो आप उसे कह सकते हो, वो आपको प्लाज्मोडियम की स्लाइड दिखा सकता है। स्लाइड बनती है एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन और कुछ भी मिलता है। कभी कभी स्फीरोजोइड्स मिलते हैं, कभी ट्रोफोजोइड्स मिलते हैं, कभी रिंग फॉर्म मिलता है। मतलब मैंने बहुत सारे स्लाइड्स देखी हूँ अलग अलग लेवल पे मलेरिया की। उसमें क्या किया जाता है, ब्लड की स्लाइड बनाई जाती है, स्लाइड जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, SLI। हाँ, फिर उसमें जो है डिटेक्ट करते हैं कि प्लाज्मोडियम है या नहीं। बहुत सारे ऐसे होता है बच्चों कि है ना, बहुत सारे केसेस में बॉडी में प्लाज्मोडियम होता है, किसी वजह से अगर वो इसमें डिटेक्ट नहीं हो पाए तो अभी क्योंकि हम लोग ज़्यादा हाईली एजुकेटेड या ऐसे सिनेरियो में आ गए जहाँ पर इन्वेंशंस हुए हैं, तो नई नई टेक्निक्स आई हैं। PCR होता है, PCR ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट है, यानी कभी कभार जो है प्लाज्मोडियम इसमें नेगेटिव आ सकता है मगर PCR में नेगेटिव नहीं आता है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज अ पैनल ऑफ टेस्ट। जैसे कि कोरोना वायरस का टेस्ट PCR मेथड से होता है, वैसे ही हाईली स्पेसिफिक या एक्यूरेसी के लिए PCR टेस्ट कराया जाता है जिसमें मलेरिया का एंटीजन मिलता है, ठीक है। तो मलेरियल पैरासाइट का स्मेयर टेस्ट होता है, एक स्मेयर माइक्रोस्कोपिक स्मेयर होता है, एक होता है जिसमें एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, उसको ऐसा लिखा जाता है एमपी एंटीजन, मलेरियल पैरासाइट का एंटीजन। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो ट्रीटमेंट में मलेरिया के लिए बहुत स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखते हैं, मतलब 21st सेंचुरी में हम लोग 20th सेंचुरी से मैं अगर कहूँ तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका क्विनीन है, क्लोरोक्विन। क्विनीन से रेजिस्टेंट आया तो क्लोरोक्विन यूज होने लगा, फिर उसके बाद आर्टिसिमीन करके जो है ये जो है ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, एक ग्रुप के ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं मलेरिया में। बहुत सारे हैं, 5 मेंबर्स हैं। आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, लुमरेक्स,
क्लोराइडनिथामाइन और बहुत सारे होते हैं, मगर मेनली ये यूज होता है आर्टिसोनेट, आर्टिमिथा, ल्यूमरेक्स आजकल यूज हो रहा है। ये सारे ड्रग्स न्यूली यूज हो रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ये ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको बताया कैसे डायग्नोसिस होती है। ब्लड स्मेयर का स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, जिसमें प्लाज्मोडियम जो है कोई भी स्टेज में दिखता है, कभी कभी स्पोरोजोइड के स्टेज में दिखता है, कभी जो है ट्रोफोजोइड दिखता है, कभी रिंग फॉर्म्स दिखते हैं। तो ये स्टेजेस में प्लाज्मोडियम डिटेक्ट हो जाता है। खुदा न खास्ता कोई वजह से जो है एरर आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो पीसीआर कराया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करवाया जाता है। वो एक अलग पैनल के टेस्ट होते हैं जिसमें एमपी एंटीजन, मलेरियन पैरासाइट के एंटीजन को ढूंढा जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस हो गया। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया बहुत टाइम से क्विनीन हाई और क्लोरोक्विन का जो है यूज होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मगर अभी हम लोग और इवॉल्व हो गए तो आर्टिसमिन करके जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं उनको यूज किया जाने लगा है। आर्टिसोनेट, आर्टिमिथा, ल्यूमरेक्स वगैरह यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल व्यू से आपको बताऊं तो मैंने मलेरिया के पेशेंट में हम लोग क्लिंडामाइसिन भी यूज करते हैं। क्लिंडामाइसिन एक्चुअल में है तो एंटीबायोटिक, दैट इज नॉट एंटीप्रोटोजोअल। ये सारे ड्रग हैं एंटीप्रोटोजोअल, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखिए। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आप खुद से सोचिए कि इस डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीज होते क्यों है? प्लाज्मोडियम की वजह से। देखिए, अगर आप प्लाज्मोडियम खत्म नहीं कर सकते, कोई वजह से हम प्लाज्मोडियम खत्म नहीं कर सकते, तो लेकिन हम लोग चेन को तो तोड़ सकते हैं। प्लाज्मोडियम खुद तो उड़ के जाता नहीं है कि उड़ उड़ के आया मैं मलेरिया कर दूंगा, मैं मलेरिया कर दूंगा। दे नीड वेक्टर। तो हम लोगों को सबसे पहले वेक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है वेक्टर कंट्रोल। अब वेक्टर क्या है इसमें? वेक्टर है मॉस्किटो, फीमेल अनोफिलिस। तो मॉस्किटोज को किल करना है। अब मच्छर मारने तो नहीं बैठ जाओगे आप सड़क पे, खुद को मच्छर से बचाना है। तो फुल स्लीव्स ड्रेस पहनना, घर को जो है जेल वगैरह लगाना, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं वो लगाते हैं, सब इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम आती है ना, ओडोमॉस वगैरह, वो यूज करना ताकि मच्छर इंसेक्ट बाइट ना। फिर मच्छर अभी आपके घर में नहीं आ रहा है, मगर मच्छर पैदा ही ना हो इसके लिए जहाँ स्टैग्नेंट वाटर है, पानी जमा हो रहा है, कचरा है, सीवेज है, तो उसको क्लियर कराना। इसके अलावा एक गंबूसिया फिश आती है। ये फिश क्या करती है? ये फिश बहुत जमाने से यूज हो रही है। सीवेज में डाल दिया जाता है या फिर स्टैग्नेंट वाटर में इस फिश को डाल दिया जाता है। ये फिश क्या करती है? जो लार्वे होते हैं फीमेल एनोफिलिस के, उनको किल कर देती है। तो मच्छर बनेगा ही नहीं, वेक्टर नहीं होगा तो डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। समझ लो, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने ये डिस्कशन में ली थी टॉपिक, तभी मैंने आपको बताया कि एक टाइम था जब इसको ब्लैक डेथ कहते थे और ये एपिडेमिक के तौर पर बहुत सारे पूरे गांव को हो जाया करता था। अभी भी अगर आप अफ्रीका और नाइजीरिया वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर इक्वेटोरियल रीजन की, ऐसे रीजन जो इक्वेटर पर हैं, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश तेज धूप होती है, घने घने मतलब बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा, तो वहां पर बहुत ज्यादा होता है एकदम एक साथ पूरे कबीले को। कबीला मीन समझते हैं? ट्राइब, एक साथ पूरे ट्राइब को हो गया मलेरिया। तो वो लोग के टाइम से जो है गंबूसिया फिश का यूज होता है बचाने के लिए, इसलिए ताकि वेक्टर ना हो, ट्रांसमिट ना हो डिजीज। एक पर्सन, मैं अकेले बीमार होंगी तो चलेगा, मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, लेकिन वेक्टर रहेंगे तो मेरी वजह से दूसरों को ट्रांसमिशन होगा। तो वेक्टर कंट्रोल करना है हम लोगों को, समझ रहे हैं आप? देखिए, अभी कोरोना वायरस का सिनेरियो, तो कोरोना वायरस के सिनेरियो में ट्रांसमिशन रोका जा रहा है।
रेमडेसिविर और एसाइक्लोविर वगैरह जो स्वाइन फ्लू वगैरह है उसको यूज किया जाता है, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस. तो व्हाट वी आर डूइंग, why we are having lockdown, why we are having social distancing, we are using mask, sanitizer. This is a mode of कि हम ट्रांसमिशन रोक रहे हैं, फैलने से रोक रहे हैं, ठीक है, डिजीज कंट्रोल कर रहे हैं. वैसे ही मलेरिया कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए आपको मच्छर रोकना है. समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक? तो अगर आपका ये सारा क्लियर है तो मैं आपको मलेरिया स्टार्टिंग से एक बार रिव्यू देती हूँ. मलेरिया क्या है, कैसे होता है? इट इज ए इंफेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिट थ्रू वेक्टर. वेक्टर है इसका मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. फिर इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम. इसके 4 टाइप होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कोवेल, मलेरिया, फैल्सिफेरम. फैल्सिफेरम जो है ये सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी या सबसे ज्यादा डेंजर वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है. फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, वेरिएबल है इंक्यूबेशन पीरियड. किसी का 7 डेज है, किसी का 12 डेज है, वेरिएबल होता है इंक्यूबेशन पीरियड. फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमने देखा साइन एंड सिम्टम्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ये फेब्राइल इलनेस है इसलिए फीवर आता है. क्लासिकल पैटर्न ऑफ फीवर जो मलेरिया में होता है साइक्लिक होता है. बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा, उसके बाद बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, फिर बुखार उतर जाएगा, फिर अचानक से बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, शिवरिंग होगी, फिर हाई ग्रेड फीवर आ जाएगा, ठीक है. तो साइक्लिक पैटर्न या क्लासिकल पैटर्न है फीवर का. वोमिटिंग, आर्थ्रालजिया, हेडेक वगैरह होता है. सेरेब्रल मलेरिया के केसेस में कन्वर्जन होता है. साइन एंड सिम्टम्स हो गए. साइंस में डॉक्टर को जो मिलेगा वो हिपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली मिलता है. उसका रीजन भी मैंने आपको क्लियर की. मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी हमने देखा, स्पोरोजोइड से कैसे आगे शिजोरियनी होती है, फिर वो आरबीसी में पेप्टिसाइड में और मल्टीप्लाई होते हैं. गैमेटोसाइट बनता है. गैमेटोसाइट जो है मच्छर ले लेता है, मच्छर की गट में जब हो जाता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. oocyte बनता है. oocyte मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाता है और वहां से फिर दोबारा किसी और की बॉडी में जाता है, ठीक है. समझ गए? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया. फिर हमने देखा डायग्नोसिस. डायग्नोसिस कैसा होता है इसका? ब्लड स्मेयर के जरिए या पीसीआर पैनल से होता है. फिर डायग्नोसिस के बाद देखा ट्रीटमेंट. तो क्विनीन, क्लोरोक्विनीन ये बहुत तरह से यूज होता है. आर्टिसिनिन लिखा हमने, आर्टिसुनिल, आर्टिमीथा, लिमरेक्स वगैरह देखे. फिर उसके बाद प्रिवेंशन देखा. ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये हो गया हमारा मलेरिया का पार्ट क्लियर. अब हम दूसरी डिजीज पे जाते हैं, सेकेंड डिजीज, ठीक है. बच्चों अभी इन्फेक्शियस डिजीज का सेकेंड टॉपिक हम लोग अभी देखते हैं. मलेरिया आपका क्लियर हुआ. सेकेंड इन्फेक्शियस डिजीज जो बहुत ही कॉमन है इन द डेवलपिंग कंट्रीज. अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ कुछ डिजीजेस बहुत रैम्पेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं. उसका एक एग्जाम्पल है अमीबियासिस. अमीबियासिस इट इज ए डिजीज ऑफ अमीबिक डिसेंट्री. इट इज infectious amoebic dysentery. Disease of GID. इसमें मैंने 2-3 वर्ड यूज करी हूँ. इन्फेक्शियस है मतलब फैलने वाली बीमारी है. फिर मैंने यूज की अमीबिक डिसेंट्री. ऐसी डिसेंट्री जिसमें अमीबा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है. इट इज ए डिजीज ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसमें अमीबिक डिसेंट्री होती है. 15% ऑफ पॉपुलेशन जो है इससे सफर करती है. अमीबियासिस डेवलपिंग कंट्रीज की एक बहुत कॉमन डिजीज है जिसमें जो है अमीबिक डिसेंट्री होती है. व्हाट इज मीन बाय डिसेंट्री वी विल क्लियर इट ऑन लेटर. पहले आप जो है थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करिए कि ये एक अमीबिक डिसेंट्री वाली बीमारी है जिसमें जीआई इन्वॉल्व होता है. जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट.
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इसका मतलब होता है स्टमक। ऐसा ट्रैक्ट जो स्टमक या फिर आप कह सकते हैं माउथ से लेके इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन जो इन्वॉल्व होते हैं उसको जीआईटी कहते हैं। ये पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है इस डिजीज में। 15% पॉपुलेशन जो है इससे सफर करती है। इसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एक प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से अमीबियासिस होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या है उसके बारे में, इसका लाइफ साइकिल क्या है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि अमीबियासिस जब भी सिस आता है तो मतलब होता है कंडीशन। कौन सी कंडीशन? अमीबा की कंडीशन। ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी सफर कर रही है अमीबा की वजह से। अब वो क्या होता है उसमें क्या करते हैं, अमीबिक डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री यानी ऐसी डायरिया का टाइप होता है, डायरिया यानी लूज मोशन। लूज मोशन में जब म्यूकस आने लगे या ब्लड आने लगे तो उसको कहते हैं डिसेंट्री। पेचिश तो अमीबिक पेचिश या अमीबिक डिसेंट्री ये जीआईटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। 15% पॉपुलेशन इससे सफर करती है। इसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इसकी स्टार्टिंग होती है ट्रोफोजोइड से। ट्रोफोजोइड्स क्या होते हैं, इनका डिवीजन होता है। ये है एक ट्रोफोजोइड, मैच्योर ट्रोफोजोइड। इसका बाइनरी डिवीजन होगा, सिस्ट बनेगी। फिर ये सिस्ट बाइन्यूक्लिएट होगा, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर क्या होगा, उसका डिवीजन होगा और अमीबुले बन जाएंगे। एक्चुअली कैसा होता है रिप्रोडक्शन का या अमीबियासिस का, ये एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कैसे होता है कि इनको जो है, जैसे ये अभी एक अमीबा है, ये अमीबा को अपने बच्चे पैदा करने, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ये एक अमीबा, इसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। फिर हर न्यूक्लियस आजाद हो जाएगा और हर न्यूक्लियस एक एक अमीबा बन जाएगा, एक साथ बहुत सारे अमीबा। समझ गए? इसमें ऐसे ही होता है। ये अमीबा है, ये अमीबा है। अमीबा की क्लास, अमीबा के इसको देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। अमीबा का एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ये फूड वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, उसके अंदर आरबीसीज होते हैं। अमीबा को जब अपना रिप्रोडक्शन करना होता है या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होता है, अपने बच्चे बनाने होते हैं, तो वो क्या करता है, अपने आसपास में एक सिस्ट बनाता है। सिस्ट का मतलब होता है कवरिंग। ये है वो कवरिंग जिसको सूडोपोडियम भी बोलते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मींस लेग्स, फॉल्स लेग्स, झूठा झूठा जो है एक सिस्ट बनाता है। अब ये सिस्ट के अंदर एक्चुअल अमीबा में एक न्यूक्लियस से एक पेरिसिस्टिक फॉर्म बना, सिस्ट बना, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, बाई न्यूक्लियस, फिर क्वाड्री न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर डिवीजन होगा, एसेक्सुअल डिवीजन, और सब बन जाएंगे एमीबुले। ये एमीबुले एक एक को बोलेंगे ट्रोफोजोइड। समझ रहे हैं आप? दिस इज
फैलते क्या होता है मालूम है? ये फैलते कैसे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है इसका? तो इट इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज है, या फिर कह सकते हैं हम लोग बुरी सीवेज गंदगी से फैलने वाली बीमारी है। ये अमीबा जो है ना, नेल्स के नीचे नेल बेड्स में जो है एमिबुले होते हैं, छोटे 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 अमीबा के अंडे होते हैं। अब बिना हाथ धोए इन्हीं हाथ से अगर मैं खाना खाऊंगी तो मेरे मुंह में अंडे चले जाएंगे, ये चले जाएगा। जैसे ही मुंह में जाएगा ये क्या करेगा, अपने बहुत सारे बच्चे बना देगा, बहुत सारे ट्रोफोजोइट, वो पेट में जाके एक एक कीड़े बनाएंगे, अमीबियासिस, फिर उसकी वजह से लूज मोशन होने लगे, वो कंडीशन होती है अमीबियासिस। समझ रहे हैं? अमीबियासिस कौन सी बीमारी है? एक तरह की डिसेंट्री है, एक तरह का डायरिया का फॉर्म है, पेचिश है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है एंटामीबा हिस्टोलीटी का होता है, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। क्या लगता है क्या होंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला सिम्टम होता है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है लूज स्टूल्स। एक दिन में 4 to 5 पर डे, 4 to 5 लूज स्टूल्स अगर एक दिन में होंगे तो उसको डायरिया कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टूल्स के साथ यानी फीसेस, पॉटी के साथ, फीसेस के साथ म्यूकस रहता है, प्लस म्यूकस। ये म्यूकस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से आता है, ठीक है। और क्या रहता है, स्टूल के साथ ब्लड रहता है, ठीक है। म्यूकस रहता है, ब्लड रहता है। इसमें बहुत ज्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प आता है। एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प का मतलब पेट दर्द, बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प। और क्या होता है, डायरिया होगा, स्टूल में म्यूकस रहेगा, स्टूल में ब्लड रहेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प रहेगा। एपेटाइट, टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाती है, वेट लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें। डिक्रीज एपेटाइट, loss of weight, dehydration, ठीक है। ये सारे हो गए सिम्टम्स और साइंस जो अमीबियासिस की कंडीशन में मिलते हैं, ठीक। समझ रहा है बच्चों क्या क्या होगा? क्योंकि ये एक जो है डायरिया डिजीज है तो डायरिया जरूरी है। डायरिया का मतलब होता है लूज स्टूल्स, लूज मोशंस। कितने लूज मोशन? 4 to 5 लूज मोशन पर डे अगर हो रहे हैं तो वो डायरिया है। किसी को 20 टाइम्स होते हैं, 50 टाइम्स भी होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत खतरनाक होता है, तो कंटिन्यूअस लूज मोशन होते हैं, 40-50 टाइम्स भी होते हैं। हालांकि डिसेंट्री की कंडीशन में इतना ज्यादा नहीं होता है, मगर फिर भी डायरिया होगा, स्टूल के साथ म्यूकस आएगा, स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है, फिर उसके बाद जो है एब्डोमिनल क्रैम्प रहेगा, पेट दर्द रहेगा, एपेटाइट खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, वेट कम होगा। और साइंस में जब क्लिनिशियन या डॉक्टर उसको एग्जामिन करेगा तो उसको डिहाइड्रेशन मिल सकता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी का कम हो जाना, ठीक है। अब ये डिजीज फैलती कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका?
ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट। इसका सिर्फ एक ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, फीको ओरल रूट। फीसेस यानी स्टूल का मुंह में जाना। अब पॉटी तो किसी के मुंह में नहीं जाती है, पॉटी से रिलेटेड कोई चीज अगर मुंह में जाएगी तो उसी वजह से होता है। जैसे कोई पॉटी करके आता है, हाथ अच्छे से नहीं धोते तो और वही हाथ से खाना खा लेते तो फीको ओरल रूट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूट यही है। जैसे कि ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, ठीक है, या फिर कंटैमिनेटेड फूड। कंटैमिनेटेड फूड मतलब कि कंटैमिनेटेड फूड यानी कि ऐसा हो जाए कि खाना जो हम खा रहे हैं वो किसी वजह से कंटैमिनेटेड हो जाए। कंटैमिनेटेड कैसे होगा फूड? खाना रोड पे जो फूड मिलते हैं उसमें मक्खी आके बैठती है, अब वो मक्खी कहाँ से आई है हमको नहीं पता, ठीक है। तो कंटैमिनेटेड फूड। रोड साइड ईटिंग नहीं करने का इसलिए, ठीक है। फ्लाइज मच्छर मक्खियों की वजह से फैलता है। तो ये तो हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब डायग्नोसिस कैसे होती है और ट्रीटमेंट क्या है इसका और प्रिवेंशन कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस होती है इसकी थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। डायग्नोसिस कैसे होती है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। जैसे कि मैंने आपको बताई, ब्लड की स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि उसमें मलेरिया का प्लाज्मोडियम है या नहीं, वैसे ही स्टूल का, फीसेस का स्लाइड बना के जो है माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसमें अमीबा तो नहीं दिखाई दे रहा है, एंटामीबा हिस्टोलाइटी का तो नजर नहीं आ रहे, तो इसका डायग्नोसिस होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट होता है एंटी अमीबिक ड्रग। एंटी अमीबिक ड्रग्स क्या हैं? मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, मेबेंडाजोल, अजोल ग्रुप होते हैं, मैं लिख देती हूँ। एंटी अमीबिक ड्रग्स, मेट्रोनिडाजोल और टीनिडाजोल। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे प्रिवेंशन और कंट्रोल? आप मुझे बताइए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या किया जा सकता है? सबसे पहली चीज आएगी हाइजीन। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे हाइजीन के लिए। हाइजीन के लिए साफ हाथ बहुत ज्यादा धुलना, वॉशरूम यूज किए बाद, टॉयलेट यूज करे बाद जो है अच्छे से सोप वाटर से अच्छे से हाथ धुलना। देखिए हाथ धुलने के स्टेप्स होते हैं, किसी दिन मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक से हटकर कि हाथ धुलने के क्या स्टेप्स है। अच्छे से हाथ धुलना, नेल्स कट करना, नेल बाइटिंग नहीं करना, फिर डायपर वगैरह चेंज कर रही हैं अगर मम्मी तो मम्मी को हाथ धोना चाहिए, रोड साइड फूड्स नहीं खाने चाहिए, बॉइल वाटर पीना चाहिए, फ्लाइज वगैरह मक्खी से बचाने वाले फूड्स को बचा कर रखना चाहिए। तो ये हो गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है,
अमीबियासिस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, थोड़ा रिकॉल करते हैं फिर कवर अप करते हैं। अमीबियासिस इट इज अ कंडीशन ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री की कंडीशन है जिसमें जीआईटी इन्वॉल्व होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। 15% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है सफर करती है इससे। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। फिर इसका हम लोग ने लाइफ साइकिल देखे थे, ट्रोफोजोइट से कैसे स्टार्ट होता है और कैसे उसका डिवीजन होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट मतलब गंदगी से, कंटामिनेटेड फूड से या ईटिंग हैबिट्स बुरी हैं तो उसकी वजह से, पानी गंदा है तो उसकी वजह से, ये ट्रांसमिशन हो गया। इसमें साइन एंड सिम्टम्स डायरिया होता है, स्टूल के साथ म्यूकस आता है, स्टूल के साथ ब्लड आता है, एब्डोमिनल बहुत ज्यादा क्रैम्प, एपेटाइट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, साइंस में डॉक्टर को डिहाइड्रेशन मिलेगा। इसका डायग्नोसिस किया जाता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। ट्रीटमेंट होता है एंटी एमीबिक ड्रग जैसे मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हाइजीन के थ्रू, बहुत ज्यादा हाथ धोना, टॉयलेट फ्लश करना, टॉयलेट को क्लीन रखना, पानी बॉईल करके पीना, कच्ची चीजें नहीं खाना, ये सारी चीजें हैं इसके प्रिवेंशन की, ठीक है। आज का टॉपिक आपको क्लियर लग रहा है। आज हमने मलेरिया पूरा कंप्लीट किया, अमीबियासिस कंप्लीट किया, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये ट्रांसमिट होती हैं और ट्रांसमिशन कैसे होता है वो भी हमने देखा है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, नीचे आप प्लीज पूछ लीजिए और अपने आप से क्वेश्चंस करते रहिए ताकि आप आगे बढ़ सके। मैंने आपको एक टास्क दी थी, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, बहुत सारी दुआएं करिए, सबके लिए दुआ करिए, मेरे लिए भी, और पढ़ाई करिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू बच्चों।